है तो एकदम से मोहिनी को झटका लगता है और वो पीछे हो जाती है। अरे मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? मेरे छूते ही तुम्हें झटका क्यों लगा? भाभी वो आपका हाथ काफी ठंडा था ना, इसलिए। आपने लगा दिया ना कुमकुम, अब चाहिए मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मोहिनी सावित्री को जल्दी से कमरे से बाहर भेजती है और बाथरूम में जाकर उस कुमकुम को हटाने लगती है। जहां मोहिनी के कुमकुम लगा था वहां पूरा लाल हो चुका था। इस सावित्री को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं कितनी पूजा पाठ करती है कि इसका हाथ लगते ही मेरा माथा जल गया। सभी घर वालों को तो मैं आसानी से वश में कर सकती हूँ, लेकिन इसे वश में करना काफी मुश्किल होगा। मोहिनी अपने बचपन से ही काला जादू सीखती आई थी और जवानी तक आते आते वो विद्वान हो चुकी थी। वो हमेशा अपने पास एक सुई रखा करती थी और उसी की नोक पर मोहिनी जिसको भी नापसंद करती उसे काफी परेशान करती। आज तो अपने ससुर जेठ सबके दिए पैसों से खूब शॉपिंग करने वाली हूँ मैं, लेकिन उससे पहले अपनी ये सुई तो रख लूं, पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए। मोहिनी अपने हैंडबैग में सुई और एक गुड़िया डाल लेती है, जिसके बाद अब जैसे ही मोहिनी घर से बाहर निकलती है तभी एक काली बिल्ली आकर उसका रास्ता काट जाती है। अरे अरे बेचारी काली बिल्ली, अगर किसी आम इंसान का रास्ता काटती तो उसके साथ बुरा होता, लेकिन इसने तो मेरा ही रास्ता काट दिया। इतना बोलकर मोहिनी जैसे ही रिक्शे में बैठती है तभी एक गाड़ी वाला आकर उस बिल्ली को मार देता है, जिसे देखकर मोहिनी काफी खुश होती है। और अब मोहिनी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है और जब बिल देने की बारी आती है तो देखिए, आपका टोटल बिल 700 रुपए हुआ है। आप यूपीआई करेंगे या फिर कैश? अगर मैं पैसे ना दूं तो? आप मुझ जैसी सुंदर लड़की से पैसे मांग रहे हैं? ये रेस्टोरेंट है, कोई भंडारा थोड़े ना है जहां लाइन में लगाकर आपने मुफ्त में खाना खा लिया। पैसे तो आपको देने ही होंगे, और अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को कॉल करना होगा। मैनेजर की ऐसी बातें सुनकर मोहिनी को काफी गुस्सा आता है और वो सामने वाले टेबल पर बैठे एक अरुण नाम के लड़के को देखने लगती है और उसे देखते हुए अपने बैग में हाथ डालकर जैसे ही उस सुई को छूती है कि तभी वो अरुण नाम का लड़का सीधा मैनेजर के पास आता है। कितना बिल हुआ है मुझे बताइए, मैं पैसे दूंगा इनके। लेकिन आप पैसे क्यों देंगे? आप हैं कौन इनके? अरे कोई भी हूं, आपको पैसों से मतलब होना चाहिए ना। अरुण मोहिनी का बिल भर देता है तो वही मोहिनी ये देखकर काफी खुश होती है और सीधा होटल के बाहर आ जाती है। और जैसे ही अरुण वापस अपने टेबल पर जाकर बैठता है, यार वो लड़की कौन थी जिसका तूने बिल भर दिया? तेरी कोई जान पहचान की थी क्या? अरे कौन सी लड़की है? मैंने किसका बिल भरा? मैं तो वॉशरूम के लिए उठा था ना। अरे पागल हो गया क्या? अभी तो तूने मेरे सामने जाकर उस लड़की का बिल भरा, ध्यान कहाँ है तेरा? उस सुई को छूते ही मोहिनी ने नजरों से ही अरुण पर वशीकरण कर दिया था और मोहिनी के जाती उसका वशीकरण भी टूट जाता है। और जैसे ही मोहिनी घर आती है तो अपने बैग से उस गुड़िया और सुई को निकालती है और जहां जहां गुड़िया में सुई चुभोती है वहां मैनेजर के शरीर में दर्द होने लगता है। आह आह आह, ये क्या हो रहा है? अचानक मेरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो। मैनेजर जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके हाथ की 2 और पैर की 3 हड्डियां टूटी हुई हैं। देखिए, आप गिरे नहीं, कहीं चोट नहीं लगी, तो ये आपकी हड्डियां कैसे टूटी? डॉक्टर की बात सुनकर मैनेजर काफी दंग रह जाता है। तो वहीं अब मोहिनी घर पर काफी खुश हो रही होती है। ऐसी वक्त गुजरता है और आज राशि की सहेली आरती उससे मिलने घर आती है। राशि, कितना टाइम हो गया है हम दोनों को मिले हुए, तो भूल ही गई है मुझे। राशि, मैंने तुम्हें कुछ सामान लाने के लिए कहा था ना, तुम लेकर नहीं आई? सॉरी भाभी, मैं भूल गई थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। राशि भागती हुई दुकान पर जाती है और मोहिनी को उसका सामान लाकर दे देती है, जिसे देखकर आरती, राशि बुरा मत मानना, लेकिन तेरी भाभी का बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इतनी भी क्या जल्दी थी कि तू मुझे इस तरह छोड़कर चली गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी के बारे में इस तरह बात करने की? निकल जा मेरे घर से। राशि की बातें सुनकर आरती को काफी गुस्सा आता है और अब वो सीधा घर के लिए निकल जाती है। और जैसी रात होती है तो मोहिनी फिर से अपना काला जादू करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो उस सुई को गुड़िया में चुभोती है वैसे वैसे आरती को दर्द होने लगता है। माँ, बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। माँ, मुझे बचा लो। मेरी बच्ची को क्या हो गया? आप जल्दी से डॉक्टर को कॉल करिए ना। अरे भाई, डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं होगी, इस बार किसी ने कुछ टोटका किया है। आरती का पिता संदीप एक पंडित था, जिसके चलते वो अब जल्दी से अपनी बेटी को भभूति लगाकर उसे पूजा में बिठा देता है, जिससे थोड़ी देर में आरती अपने आप ठीक हो जाती है और ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। इनकी शर्ट्स में बटन लगाना है और पूरे कमरे में कहीं सुई नहीं है। अरे हाँ, याद आया, उस दिन मैंने मोहिनी को उसके बैग में सुई रखते हुए देखा था, वही ले लेती हूँ जाकर। सावित्री जब मोहिनी के कमरे में आती है तो उसे मोहिनी नहीं मिलती, जिसके चलते अब सावित्री खुद ही बैग से उस सुई को निकाल लेती है। तभी अचानक मोहिनी कमरे में आती है और अपनी जेठानी के हाथ में सुई देखकर, भाभी, ये सुई मेरी है।
मुझे इनकी शर्ट का बटन लगाना था और मेरे कमरे में सुई नहीं थी। उस दिन मैंने तुम्हें बैग में सुई रखते हुए देख लिया था तो इसीलिए लेने आई थी। भाभी ये कोई कपड़े सिलने की सुई नहीं है, ये मेरी सुई है, दे दीजिए मुझे। मोहिनी सावित्री से सुई लेकर वापस उसे बैग में रख देती है। एक सुई के लिए मोहिनी का ऐसा बर्ताव सावित्री को थोड़ा अजीब लगता है। ऐसी रात हो जाती है। मोहिनी अपनी सुई को लेकर छत पर आती है और कुछ मंत्र पढ़कर फूंकने लगती है। पता नहीं कितनी पूजा पाठ करती है कि इसके छूते ही सुई की शक्तियां कमजोर पड़ गई। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसी कुछ वक्त गुजरता है। सावित्री आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसे उसकी पड़ोसन पूनम दिखती है। पूनम, आजकल तुम घर नहीं आ रही हो और बिट्टू भी दिखाई नहीं देता। आजकल बिट्टू की कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उस दिन वो तुम्हारे ही घर के बाहर बॉल खेल रहा था और खेलते खेलते उसने बॉल मोहिनी को मार दी। तब से बेचारे की तबीयत खराब है और जब मैं उस दिन तुम्हारे घर आई थी तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। सावित्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर पर कोई साया है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे घर पर भला कोई साया कैसे हो सकता है? मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी देवरानी को मंदिर ले जाना चाहिए। वो नई नवेली दुल्हन है ना, और दुल्हनों पर साया जल्दी आता है। पूनम की बातें सुनकर सावित्री अब सीधा मोहिनी के पास जाती है। जब से तुम शादी करके आई हो तब से तुम एक भी बार मेरे साथ मंदिर नहीं गई। पूजा के वक्त भी हमेशा गायब रहती हो। आज तुम मेरे साथ मंदिर चलो। नहीं नहीं, अरे नहीं भाभी, आप जाइए ना, मैं फिर कभी चलूंगी। अरे पता नहीं फिर वो कब आएगा, तुम आज ही चलो। सावित्री मोहिनी को जबरदस्ती मंदिर ले जाती है और मंदिर में पैर रखते ही मोहिनी के पैर जलने लगते हैं, जिससे मोहिनी ठीक से चल नहीं पाती। और ये देखकर सावित्री, अरे मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? ठीक से चल क्यों नहीं रही हो? ऐसा लग रहा है पैर में चोट लगी है। भाभी, आप मुझे इतनी जल्दी लेकर आई है कि मेरा पैर ही मुड़ गया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाती हूँ, तब तक आप पूजा कर लीजिए। मोहिनी अब जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरकर मंदिर के बाहर आती है, जहाँ उसे थोड़ा सुकून मिलता है। सुई की नोक पर अब मैं अपने पूरे घर को वश में कर सकती हूँ, सिवाय अपनी जेठानी के। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं और मोहिनी यूं ही इसी तरह अपने घर के हर सदस्य पर अपने फायदे के लिए उन्हें सुई की नोक पर नचाती है। मोहिनी भाभी, उस दिन जो आपने पुलाव बनाए थे दोबारा बना दीजिए ना, बहुत टेस्टी थे। पुलाव तो काफी टेस्टी था, लेकिन वैसे ज्यादा अच्छा पुलाव तो हमारी सावित्री ही बनाती है। अपने सामने अपनी सास को अपनी जेठानी की तारीफ करता देखकर मोहिनी को काफी गुस्सा आता है और अब वो जल्दी से कमरे में जाती है और अपने बैग से सुई निकालती है। इस सुई की नोक पर तो मैं अपनी जेठानी को तो नहीं नचा सकती, लेकिन अपनी सास को तो नचा सकती हूँ। मोहिनी जैसे ही उस गुड़िया के पैर में सुई चुभोती है तो सीढ़ियों से उतर रही सुनीता का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। उसके पैर में काफी गहरी चोट आती है। इसीलिए कहता हूँ कि चश्मा लगाकर चला करो। कैसे उतर रही थी सीढ़ियों से जो इतनी बुरी चोट खा ली? अपना ख्याल रखना, डॉक्टर ने आपको 2 हफ्ते का रेस्ट बोला है। मोहिनी एक आज्ञा के बाद आसपास और घर में ऐसी अजीब हादसे होता देख सावित्री को थोड़ा अजीब लगने लगता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज गांव से मोहिनी की मां ममता आती है। कैसी हैं आप? अब आपका पैर कैसा है? अब तो पहले से काफी ठीक है। अच्छा हुआ आप आ गई। मोहिनी भी आपको काफी समय से याद कर रही थी। बड़ी ही प्यारी बहू है मेरी। अगर ये नहीं आती तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। ऐसी बहू पाकर तो मेरे भाग्य खुल गए हैं। सुनीता के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर ममता सब समझ जाती है और जैसे वो अपनी बेटी से कमरे में अकेले मिलती है। झूठ तो बोलियो मत, तूने फिर से काला जादू करना शुरू कर दिया ना। तेरी सास की बातों में सब समझ गई मैं। हाँ तो क्या हुआ माँ, काला जादू करके मुझे कम से कम उन लोगों से वही तो मिल रहा है। बचपन में तुझे मार मारे से दूर किया था और तू दोबारा इन चीजों में लग गई। अरे क्यों अपना घर बर्बाद कर रही है? ममता की ऐसी बातें सुनकर मोहिनी को अब अपना बचपन का दिन याद आने लगता है, जब वो एक तांत्रिक के साथ काला जादू सीखती थी। छोटी सी हो तुम, लेकिन अभी से ही काले जादू विद्या सीखने में माहिर हो चुकी हो। मोहिनी काला जादू करना सीख जाती है और जब ये बात मोहिनी के घर वालों को पता चलती है तो उसे बहुत मारते हैं। अरे 4 फुट की भी नहीं है तू और अभी से ही काला जादू करना सीख गई तू तो गई। और कौन है वो तांत्रिक जो तुझे ये सब सिखा रहा है? पूरा गांव मिलकर उस तांत्रिक को मारकर भगा देते हैं और अब मोहिनी भी काले जादू की विद्याएं धीरे धीरे भूलने लगती है। लेकिन जब पढ़ाई के लिए मोहिनी कोलकाता जाती है तो फिर से उसकी मुलाकात एक बाबा से होती है, जिनसे मिलकर मोहिनी दोबारा काली विद्या को सीखने लगती है। मोहिनी और ममता की ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी सावित्री सुन लेती है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब जो मुझे बार बार घबराहट होती थी, मंदिर का दिया बुझता था, मंदिर नहीं जा पाती थी, वो सब इसकी वजह से हो रहा था। सावित्री के सामने मोहिनी की सच्चाई तो आ चुकी थी, लेकिन वो अब किसी को भी ये बात नहीं बता पा रही थी। अपने आप को शांत करने के लिए सावित्री जब मंदिर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे राशि की सहेली आरती मिलती है। भाभी, मैंने आपसे अकेले में मिलना चाहती थी।
उस दिन आपके घर आने के बाद जब मैं घर गई तो अचानक मुझे काफी दर्द होने लगा, और जब पापा ने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि मुझ पर किसी ने काला जादू किया है। आप तो जानते हैं कि मेरे पापा कितने बड़े पंडित हैं। आपके घर में कोई ना कोई तो है जो काला जादू करता है। मैं जानती हूँ वो काला जादू मेरी देवरानी करती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं वो किस चीज का इस्तेमाल करती है काला जादू करने में। मेरे पापा तो कुछ महीनों के लिए बाहर चले गए हैं, तो अब आपको ये सब करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उनसे एक चीज सीखी थी, अगर हम मंत्र पढ़ा हुआ नींबू किसी भी काली शक्ति के आसपास ले जाते हैं तो वो नींबू लाल हो जाता है। आरती के कहने पर सावित्री एक नींबू लेती है और उसे माता रानी के चरणों में चढ़ा देती है, और जब वो नींबू लेकर सावित्री मोहिनी के बगल से गुजरती है तो वो नींबू अपने आप लाल हो जाता है। हे भगवान, ये नींबू तो लाल हो गया। इसका मतलब जो मैंने सुना था वो सब सही था। मोहिनी काला जादू करती है, इसीलिए सभी घर में इसकी बात इतनी आसानी से मान जाते हैं। लेकिन अगर मैं घर वालों को ऐसे ही इसकी सच्चाई बता दूंगी तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किसी को भी यकीन नहीं होगा। सावित्री दोबारा से आरती से मिलती है और उसे सारी बात बताकर, भाभी मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको नाइट विजन कैमरा लाकर दूंगी। आप उसे बस अपनी देवरानी के कमरे में जाकर कहीं रख देना। इससे वो जो भी हरकत करेगी वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा और हम घर वालों को दिखा देंगे, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो काला जादू किस चीज के थ्रू करती है। आरती के दिए नाइट विजन कैमरा को सावित्री मोहिनी की अलमारी पर रख देती है, और रात में मोहिनी अंकित के सो जाने के बाद अपने बैग से वही सुई और गुड़िया निकाल कर लोगों पर काला जादू करने लगती है, जो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और अगले दिन सावित्री जब अपने फोन में वीडियो देखती है तो मेरे हाथ सबूत लग ही गया, अब मुझे ये सबको दिखाना होगा। सावित्री जैसे ही हॉल में आती है तो देखती है कि सभी हॉल में बैठे हैं और उसके ससुर के हाथ में कुछ फाइल हैं, जिसे देखकर, पापा जी ये फाइल किस चीज की है? बहू, हमने जो वो प्रॉपर्टी ली थी ना कुछ टाइम पहले, उसी की फाइल है। मैं वो सारी प्रॉपर्टी अपनी छोटी बहू के नाम कर रहा हूँ। पापा जी आप क्या कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। देखा, मैंने तो कहा था आप लोगों से कि जब तक ये बात जेठानी जी को पता चलेगी तो वो यही कहेंगी। तुम अपनी देवरानी से चलती हो, वो हर चीज में तुमसे बेहतर है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सावित्री। आप लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या बकवास करे जा रही हैं? मैं जानती हूँ ये सब इसी की चाल है, लेकिन मोहिनी अब और तुम नहीं, तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है और अब इन लोगों के सामने भी आएगा। सावित्री फोन ऑन करती है और मोहिनी की काले जादू वाली वीडियो सभी को दिखा देती है, लेकिन किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं होता, जिसे देखकर सावित्री, अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हें क्या लगा कि तुम ये वीडियो दिखाओगी और सब मुझे घर से निकाल देंगे? मुझे पता था कि तुमने मेरे कमरे में कैमरे लगाए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कैमरा नहीं निकाला। मैं तो बस तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहती थी कि तुम मुझसे जीतोगी। मोहिनी की बात सुनकर सावित्री काफी परेशान हो जाती है, और अब जैसे ही सावित्री घर से निकलने की कोशिश करती है तो सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इस परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम इसके पीछे पड़ी हो? चली जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाती? तुम्हारी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ सावित्री। मैं तुम पर जाकर भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं इन सबको मार दूंगी। और ये जो घर में मंदिर है ना, अब इसे भी तुम्हें ही बंद करना होगा। ससुराल वालों की सलामती की वजह से सावित्री घर में रखा मंदिर बंद कर देती है। घर और बाहर के कामों की वजह से सावित्री घर से निकल तो रही थी, लेकिन वो किसी से भी कुछ कह नहीं पा रही थी। सावित्री क्या हुआ? कुछ दिनों से दिखी नहीं रही हो, और तुम्हारे घर वाले भी कहीं नजर नहीं आए। तब कहीं बाहर आ गए हैं क्या? तुमने बताया था कि तुम्हारे गांव वाली बहन पर जब वो साया आया था तो किसी तांत्रिक बाबा ने साया को हटाया था। तुम्हें पता है वो तांत्रिक बाबा कहाँ मिलेंगे? वो तो मुझे नहीं पता। वो तो किसी काम से उस गांव में आए थे तो हमने उनकी मदद ली थी। पर तुम क्यों इस बारे में पूछ रही हो? सब ठीक तो है ना? सावित्री लता से कुछ नहीं कहती और अब सीधा मंदिर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। मैं मंदिर में आई तो मोहिनी को पता चल जाएगा। माता रानी, मैंने हमेशा आपसे अपने परिवार की सलामती मांगी है। आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं कि मोहिनी का साया पूरे परिवार के ऊपर से हटा सकूं? मुझे कुछ तो रास्ता दिखाओ मेरी माता रानी। सावित्री इतना बोल रही होती है कि तभी एक बहुत बूढ़ी औरत सावित्री के पास आती है और उसे परेशान देखकर, अरे बिटिया, क्या हुआ तुम्हें? बड़ी परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सावित्री है। अम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे परिवार पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे उस मुश्किल को दूर करूं। क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम सावित्री है। एक वो सावित्री थी जो यमराज से अपने पति की मृत्यु वापस ले आई, और एक तुम सावित्री हो। बस फर्क इतना है कि तुम यहाँ बात तुम्हारे पति की नहीं, पूरे परिवार की कर रही हो। सही कहा आपने। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। माता रानी जरूर मेरा साथ देंगी, मैं जानती हूँ।
सावित्री अब सीधा घर आती है और देखती है कि मोहिनी घर पर नहीं है। मोहिनी बाहर गई है, यही एक मौका है। सावित्री घर में रखा मंदिर अब जल्दी से खोलती है और उसमें दिया जला देती है और अब घर के बिल्कुल बीचों बीच बैठकर उसमें हवन कुंड जलाती है और मंत्रों का उच्चारण करने लगती है, जिससे बाहर गई मोहिनी को अब ये महसूस हो जाता है। सावित्री का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो क्या कर रही है? मुझे जल्दी से उसे रोकना होगा। मोहिनी जल्दी से घर आती है और देखती है कि सावित्री घर में पूजा कर रही है। सावित्री, अपना ये पूजा पाठ बंद करो, वरना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हारे परिवार तो तुम्हारा बिगाड़ सकती हो ना। मोहिनी फिर से अपने बैग से सुई निकालती है और जैसे उस गुड़िया में सुई चुभोती है तो सभी घर वाले बाहर हॉल में आ जाते हैं और अब सभी सावित्री को पकड़कर उसे पूजा करने से रोकने लगते हैं। अब आज मुझे मेरा ये परिवार भी नहीं रोक पाएगा। हे माता रानी, मदद करो मेरी। जैसे तैसे कर सावित्री अपने परिवार वालों से अपने आप को छुड़ाती है और भागते हुए सीधा मोहिनी को धक्का दे देती है, जिससे मोहिनी के हाथ से सुई नीचे गिरती है और अब देरी न करते हुए सावित्री उसे उठाकर उस पवित्र अग्निकुंड की आग में डाल देती है। सुई के जलने के साथ साथ मोहिनी की सारी काली शक्तियां भी जलकर राख हो जाती हैं। ये तुमने क्या किया? मेरे सालों की मेहनत तुमने बर्बाद कर दी है। अब सभी घर वाले होश में आ जाते हैं और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना घिनौना राज छुपा था। लेकिन माँ जी, अब इसका वो राज जल चुका है और अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अब इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। विवेक पुलिस को कॉल करता है और पुलिस मोहिनी को पकड़ कर ले जाती है। भाभी, आपने सच में आज हम सबकी जान बचा ली, वरना पता नहीं वो हमें अपने वश में करके क्या क्या करवाती। उसने अपनी सुई की नोक पर हमें खूब नचाया। शुक्रिया करना भी है तो माता रानी का करिए। आपने कभी उन्हें दिल से नहीं माना, उनकी